ये कहानी जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के 4 साल बाद की कहानी है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अब शॉन 17 साल का हो चुका होता है। वो पुलिस से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। इसके बाद शॉन के स्टेप फादर हैंक को वहाँ बुलाया जाता है और किस्मत से वो पुलिस वाला हैंक का दोस्त होता है और वो हैंक से बताता है कि तुम्हारा बेटा सैटेलाइट सिस्टम में घुस गया था और आज मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से इसे छोड़ रहा हूँ। इसके बाद घर आने पर हैंक उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शॉन हैंक को जरा भी पसंद नहीं करता था। इसके अगले सीन में शॉन किसी कोड मैसेज को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और जब हैंक की नजर इस पर पड़ती है तो वो शॉन से कहता है कि मैंने नेवी के टाइम पर इन सब चीजों को पढ़ना सीखा था और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे बताना होगा कि कल तुम सैटेलाइट कंट्रोल में क्यों गए थे। इसके जवाब में शॉन कहता है कि कल मुझे रेडियो पर एक मैसेज मिला था, लेकिन सिग्नल कमजोर होने की वजह से मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाया था और वहाँ जाकर मैंने इस मैसेज को दोबारा पेपर पर लिख लिया है। अब क्योंकि हैंक शॉन के साथ अपने रिश्ते बेहतर करना चाहता है, इसलिए वो उसकी हेल्प करता है और वो शॉन को एक लाइन का मतलब बताता है जिसका अर्थ होता है आइलैंड इज रियल। ये सुनकर शॉन बहुत खुश होता है और वो हैंक को एक किताब दिखाता है और उस किताब का नाम होता है मिस्टीरियस आइलैंड। और जब हैंक आगे के मैसेज को डिकोड करता है तो उसमें 3 और किताबों के नाम लिखे होते हैं और ये सभी किताबें आइलैंड के ऊपर ही होती हैं। उन्हें तीनों ही किताबों में एक एक नक्शा मिलता है, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा होता। और जब हैंक तीनों मैप्स को मिलाता है तो उन्हें पता चलता है कि इन तीनों को मिलाकर एक नया नक्शा बनता है। साथ ही उसमें एक आइलैंड की लोकेशन भी होती है और शॉन अब उस आइलैंड पर जाना चाहता है, लेकिन हैंक उससे कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा, न जाने किस गधे ने तुम्हें ये मैसेज भेजा हो। लेकिन शॉन कहता है कि वो सिर्फ इंसान मेरे दादाजी हैं। वो इस किताब के फैन थे, लेकिन 2 साल पहले ही वो कहीं गायब हो गए और अब मुझे इस बात का यकीन है कि वो उसी आइलैंड पर हैं। हालांकि हैंक को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन वो उसके साथ अपने रिश्ते बेहतर करना चाहता था, इसलिए वो भी उसके साथ जाने का फैसला लेता है। लेकिन जब वो इस लोकेशन को लोगों को दिखाते हैं तो कोई भी यहाँ जाने को तैयार ही नहीं होता। लेकिन तभी गैप्टो उन्हें $3000 के बदले इस जगह पर ले जाने को कहता है। उसके साथ उसकी बेटी भी होती है जिसका नाम कैलिनी होता है और शॉन उसे देखता ही रह जाता है और अब वो चारों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो समंदर के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां उन्हें जाना था, वहां बहुत बड़े तूफान होते हैं। अब शॉन उनसे कहता है कि अगर हमें उस आइलैंड तक पहुंचना है तो हमें तूफान के बीचों बीच जाना होगा, लेकिन शॉन के इस बात पर कोई भरोसा ही नहीं करता। लेकिन तभी हेलीकॉप्टर से उनका कंट्रोल खो जाता है और वो खुद ब खुद तूफान के बीचों बीच पहुंच जाता है और यहाँ इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। और इसके बाद जब इनकी आंखें खुलती हैं तो ये सभी समंदर के किनारे पर होते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक गुफा दिखाई देती है और जैसे ही वो उस गुफा के उस तरफ जाते हैं, इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि ये सच में बहुत ही खूबसूरत और मिस्टीरियस आइलैंड होता है। और जो तितलियां हमारे यहाँ बहुत छोटी होती हैं, इस आइलैंड पर वो बहुत बड़ी होती हैं और इसका उल्टा हाथी यहाँ बेहद छोटे छोटे होते हैं। तभी शॉन एक पहाड़ी पर धुआं देखता है और कहता है कि शायद मेरे दादाजी वहीं पर हैं और ये सब लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और तभी रास्ते में वो लोग कुछ पत्थरों पर चल रहे होते हैं, लेकिन हैंक उन्हें बताता है कि गधो, ये पत्थर नहीं बल्कि अंडे हैं। और तभी एक बड़ी सी छिपकली इन पर हमला कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वो छिपकली इन्हें नुकसान पहुंचाती, उस पर कोई हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है। और तभी वहाँ शॉन के दादाजी अलेक्जेंडर की एंट्री होती है और वो उनसे कहते हैं कि मैंने यहाँ रहना सीख लिया है। इसके बाद वो उन्हें अपने ट्री हाउस पर ले जाते हैं। साथ ही वहाँ पर वो रेडियो भी होता है जिसकी मदद से उन्होंने शॉन को ये मैसेज भेजा था, लेकिन इस रेडियो से मैसेज भेजने के लिए सैटेलाइट का सही जगह पर होना बेहद जरूरी है। अगली सुबह वो सभी सफर पर निकल पड़ते हैं और कुछ दूर जाने के बाद वो खोया हुआ शहर एटलांटिस दिखाई देता है। दादाजी ये बताते हैं कि ये शहर 70 साल पानी के ऊपर रहता है और 70 साल पानी के नीचे, और शॉन बताता है कि ऐसा ज्वालामुखी की वजह से होता है। लेकिन तभी हैंक वहाँ के पानी को टेस्ट करके बताता है कि ये पानी खारा है, यानी ये पानी नीचे से आ रहा है और इसका मतलब ये है कि ये शहर फिर से डूबने वाला है। लेकिन शॉन के दादाजी कहते हैं कि मेरे हिसाब से इसे डूबने में अभी 14 साल लगेंगे, लेकिन हैंक कहता है कि 2 से 3 दिन में ही ये आइलैंड डूब जाएगा। अब उसी किताब में एक नॉटलियस नाम के सबमरीन के बारे में जिक्र होता है, लेकिन किताब में इस बात का जिक्र नहीं होता कि आखिर वो पनडुब्बी है कहाँ। तभी वो कैप्टन नीमो की डायरी को लेकर आते हैं और इनको पता चलता है कि कैप्टन नीमो हमारे इंडिया से था और उसमें उसने लिखा होता है कि उसकी सबमरीन इस आइलैंड की दूसरी तरफ मौजूद है, जो एक ज्वालामुखी की चोटी पर है। और वो सभी शॉर्टकट रास्ते से होकर उस ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें
उन्हें बहुत बड़ी बड़ी चींटियां भी दिखाई देती हैं। इनका रास्ता बेहद खतरनाक होता है, लेकिन इन्हें जल्द से जल्द पनडुब्बी तक पहुंचना होगा। तभी रास्ते में उन्हें एक ज्वालामुखी दिखाई देती है जिसमें से सोना निकल रहा होता है। शॉन वहां जाना चाहता है, लेकिन हैंक उसे मना करता है। तभी कैलेनी भी उसे समझाती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और अब चलते चलते इनका रास्ता खत्म हो जाता है और उन्हें पहाड़ की दूसरी चोटी पर जाना होता है। तभी शॉन के दादा एक बहुत बड़ी मधुमक्खी पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम इनकी मदद से वहां तक पहुंच सकते हैं। और क्योंकि इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए वो उस पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी रास्ते में उन पर पक्षी हमला कर देते हैं और पक्षी से बचते हुए कैलेनी नीचे गिरने लगती है, लेकिन शॉन नीचे आकर उसे बचा लेता है। और अब शॉन बड़ी ही चालाकी से उसे मकड़ी के जाल में फंसा देता है, लेकिन ऐसा करते वक्त शॉन गिर जाता है, जिस वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। हैंक अब उसे उठाकर एक सेफ जगह पर लेकर आता है और अब हैंक और शॉन के बीच के रिश्ते ठीक होने लगते हैं। और यहाँ कैलेनी के डैड को भी ये खबर लग जाती है कि कैलेनी शॉन को पसंद करती है, लेकिन कैलेनी कहती है कि शॉन यूएस वापस चला जाएगा, वो बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ेगा और हमारी दुनिया तो बहुत छोटी है। लेकिन उसी रात जब वो सो जाते हैं तो कैलेनी के पिता यहाँ से निकल जाते हैं। दरअसल वो सोने की ज्वालामुखी की ओर जाते हैं ताकि वो वहाँ से सोना लाकर अपनी बेटी को भी अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकें। और सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो वो पाते हैं कि वहाँ कैलेनी के पिता नहीं होते और यहाँ बहुत सारा पानी भी भर चुका होता है, यानी कुछ ही घंटों के बाद ये पूरा आइलैंड समंदर में डूब जाएगा। लेकिन कैलेनी अपने पिता को लाने जाना चाहती है। अब शॉन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन उसके पैर में चोट लगी होती है, इसलिए वो पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकता था। इसलिए शॉन के दादा अब कैलेनी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम हमें पनडुब्बी लेकर वहीं मिलना। और अब वो दो टीमों में बैठकर अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं और कुछ ही घंटों में कैलेनी अपने डैड तक पहुंच जाती है, जो सोने का एक बहुत बड़ा पत्थर उठाने में लगे होते हैं। अब कैलेनी उन्हें समझाती है कि मुझे ये दौलत नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ। और उसके पिता भी उसकी बात समझ जाते हैं और अब वो तीनों उस पहाड़ की चोटी की ओर निकल पड़ते हैं। यहाँ हैंक और शॉन उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पनडुब्बी को होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर पनडुब्बी नहीं होती क्योंकि पानी का लेवल बहुत बढ़ चुका होता है, इसलिए वो पानी के अंदर जाते हैं। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी मछली उन पर हमला करती है, जिसके जबड़ों में 1000 वोल्ट का करंट होता है और वो किसी तरह उससे बच जाते हैं और सबमरीन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और सबसे पहले वो पनडुब्बी का सारा पानी बाहर निकालते हैं, लेकिन अब पनडुब्बी का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा होता और हैंक शॉन से कहता है कि इसे एक बिजली के झटके की जरूरत है और बिजली के लिए उनके पास सिर्फ मछली का ही ऑप्शन बचा होता है। अब वो इंजन के वायर को एक लोहे की रॉड से जोड़ लेते हैं और अब हैंक उस खतरनाक मछली के सामने जाता है और जैसे ही वो मछली उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, वो उस लोहे की रॉड को उस मछली के मुंह में डाल देता है, जिससे इंजन को एक झटका लगता है और सबमरीन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ कैलेनी और बाकी के साथी एक चट्टान पर अपनी जिंदगी और मौत के बीच लटके होते हैं और वो तीनों ही समंदर में कूद जाते हैं। लेकिन जब उन्हें लगता है कि अब वो नहीं बच पाएंगे, तभी शॉन और हैंक सबमरीन लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी इनकी मुश्किलें खत्म नहीं होती क्योंकि उनके सामने पानी में बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। और अब हैंक कैलेनी के डैड से पनडुब्बी को चलाने को कहता है। साथ ही हैंक शॉन से कहता है कि जब मैं इशारा करूं तो तुम ये बटन दबाना, और इसके बाद वो एक मिसाइल लगाता है और शॉन से उस बटन को दबाने को कहता है और वो मिसाइल उस पत्थर को चूर चूर कर देती है और इस तरह उनकी सबमरीन वहाँ से बचकर निकल जाती है। और यहाँ से निकलने के बाद शॉन कैलेनी से अपने प्यार का इजहार करता है और इसके 6 महीने बाद हम देखते हैं कि कैलेनी के डैड के पास भले ही उनका हेलीकॉप्टर तो नहीं होता, लेकिन उनके पास बहुत ही शानदार सबमरीन होती है। अब शॉन अपना बर्थडे कैलेनी और अपनी फैमिली के साथ मना रहा होता है, तब उसके दादाजी वहाँ आते हैं और उसे बर्थडे गिफ्ट देते हैं, जो एक और किताब होती है और इस किताब का नाम होता है फ्रॉम अर्थ टू द मून। और वो कहते हैं हमारे परिवार का अगला एडवेंचर ये होगा और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।